ओके सर, स्टार्ट करेंगे सर। हाँ मंगेश। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल। आज का जो हमारा वेबिनार का टॉपिक है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर सेक्स ऑर्टर सीमेन इंसेमिनेशन, उसके बारे में है। और हमारे जो स्पीकर है डॉक्टर शबीरुद्दीन शेख सर, जो बायफ के टीपीए है, थीमेटिक प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव, बायफ लाइवलीहुड्स वेस्ट रीजन के। तो उनको 15+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, महाराष्ट्र, एमपी और गुजरात इन स्टेट में भी है, और भी हमारे जो बाइफ के स्टेट में जो काम चल रहा है उधर भी उनका एक्सपीरियंस है। तो आज हम सेक्स सॉर्टेड सीमेन के बारे में जो एसओपी है वो, और प्रमोशन, उसके बारे में हम आज सर से जान लेंगे। तो सर से विनती है कि आप शुरू कीजिए। थैंक यू। थैंक यू मंगेश। आप सभी लोगों का स्वागत। जैसा कि मंगेश ने बताया ये कि आज जो वेबिनार रखा गया है, ये जो है हमारे वेस्ट रीजन में महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के जो हमारे स्टाफ है और हमारे एआई टेक्नीशियंस है, तो इनके लिए ये वेबिनार रखा गया है। इस वेबिनार का उद्देश्य जो है वो ये है कि हम लोगों का सॉर्टेड सीमेंट का जो इस्तेमाल है या उसका यूज है वो दिने दिन पे बढ़ते जा रहा है, और साथ ही साथ हमको उसका कंसेप्शन रेट जो है वो भी हमको अच्छे से अच्छा मिले, इसके अंदर इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए। और हमको जो भी प्रिकॉशंस लेने हैं वो पूरे प्रिकॉशंस लेते हुए सेक्स सॉर्टेड सीमेंट का नंबर्स भी बढ़ना चाहिए और कंसेप्शन रेट भी उसका बढ़ना चाहिए, अच्छा कंसेप्शन रेट आना चाहिए। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज का वेबिनार रखा गया है। तो मैं शुरुआत में जो है हमारी जो प्रोसीजर है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग और कैसे हमको एआई के अंदर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है और हम कंसेप्शन रेट कैसे बढ़ा सकते हैं सेक्स सॉर्टेड सीमेंट के इस्तेमाल से, इसके ऊपर मैं एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगा। और उसके बाद हमारे सहयोगी है मिस्टर सुहास गावंडे, और हमारे संभाजी मुड़े है उस्मानाबाद से, और जितने पुणे से हमारे सुहास गावंडे है। तो ये लोगों का एक एक्सपीरियंस शेयरिंग भी होगा। तो आप सभी लोग ध्यानपूर्वक इसको देखें और आपके जो भी प्रश्न हो वो हम लोग अंत में लेंगे। ठीक है मंगेश, आई विल स्टार्ट। ओके सर, ओके, यस। अब हम सभी लोगों को तो मालूम है, शुरुआत अभी नए लोग भी कुछ हो सकते हैं जो न्यूली ज्वाइन हुए हैं, जिनको ऐसा कोई भी नहीं होगा कि जिसको सॉर्टेड सीमेंट क्या है ये पता नहीं है। फिर भी मैं एक बार ब्रीफ में डिस्क्राइब करता हूँ कि इसके अंदर सॉर्टेड सीमेंट में क्या होता है कि एक्स और वाई जो गुणसूत्र होते हैं सीमेंट के अंदर, जो हम स्ट्रॉ बोलते हैं, तो वो यहाँ पे अलग किए गए हैं। और जो एक्स गुणसूत्र है उसी को अलग करते हुए उसी का स्ट्रॉ बनाया गया है, ताकि हमको जो है वो 90% बचिया पैदा हो। आप सभी लोगों को पता है कि एक्स और एक्स जो गुणसूत्र है तो ये फीमेल्स में होता है, और एक्स और वाई जो है वो मेल में होता है। तो फीमेल का एक्स यदि मेल के जो सीमेन हम इस्तेमाल करने वाले हैं उसके एक्स से मिल जाता है तो वो बचिया पैदा होती है। तो यहाँ पे वही किया गया है कि सीमेन के अंदर के जो गुणसूत्र है उनको अलग किया गया है, और जो एक्स गुणसूत्र वाला सीमेन है उसी को हम लोगों ने स्ट्रॉ में डाल के आप लोगों को स्ट्रॉ पहुंचाई है। तो इसमें 90% बछिया पैदा होंगी और 10% जो है वो बछड़े पैदा होंगे। अब यहाँ पे देखिए वो उसको हमने एक चित्र के रूप में दिखाया गया है कि वो कैसे होता है। एक्चुअली ये प्रोसेस जो है वो यहाँ से अगर आप ऊपर देखेंगे तो एक फनल टाइप एरिया बताया गया है, और उसमें ऊपर से सीमेंट डाला जा रहा है। और ये जो गुणसूत्र है नीचे अगर देखेंगे आप कि 3 अलग अलग कांच के बॉटल दिख रहे हैं, तो उसके अंदर एक्स और वाई जो है ये अलग होता है। और इस प्रकार से ये तकनीक है, और इसके थ्रू हम लोग जो है एक्स और वाई क्रोमोसोम अलग करते हुए एक्स क्रोमोसोम वाले स्ट्रॉ बनाते हैं। और ये जो तकनीक है ये पेटेंटेड तकनीक है। ये सेक्सिंग टेक्नोलॉजी है अमेरिका यूएस की, और उन्हीं के साथ हम लोगों ने जो है यहाँ पे हमारे बायो फुडली कंचन में सेक्स ऑर्डर सीमेंट की लैब बनाई है, और उसके थ्रू ये प्रोडक्शन होता है।
अब इसकी आवश्यकता क्यों है कि जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि हमारे पास जो आज वर्तमान में है, ज्यादा दूध देने वाली गाय नहीं है और दूध उत्पादन जो है वो तेजी से बढ़ना चाहिए। आनुवंशिक सुधार जानवरों में होना चाहिए। आनुवंशिक गुण वाले जो है बुल्स वो भी प्रोड्यूस होने चाहिए। और हमारे जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके हिसाब से राज्यों में आनुवंशिक गुण वाले सीमेंट का उपयोग होना चाहिए। तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए ये आज की बहुत जरूरी नीड है कि हम लोग सॉर्टेड सीमेंट का इस्तेमाल करें। अब इससे क्या लाभ होने वाला है, जैसा कि मैंने बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट जो लाभ है वो तो हमको 90% बछिया पैदा होगी। इसके साथ ही साथ हमको जो है अच्छे आनुवंशिक गुण वाली बछिया पैदा होंगी, उससे दूध उत्पादन ज्यादा मिलेगा। और मादा बछड़ों का जो है वो यानी कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि नर बछड़े जो है वो कम पैदा होंगे, तो उससे जो हमारा खर्चा होने वाला है वो खर्चा भी कम होने वाला है। और पशुपालकों को समय में ज्यादा दूध मिलने वाली और जिससे हमारा आमदनी भी ज्यादा बढ़ सकती है, ऐसे नस्ल की गायों का सुधार होगा और वही गाय यहाँ पे पैदा होगी। एक चित्र के द्वारा यहाँ समझाया गया है कि सामान्य सीमेंट और सॉर्टेड सीमेंट जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो अगर पशुपालक के पास जिसके पास 4 गाय हैं तो उसका यहाँ पर तुलनात्मक डेयरी विकास का सचित्र विवरण किया गया है। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे कि सामान्य सीमेंट से अगर बछिया पैदा होती है तो यहाँ पे क्या होगा कि 2 बछिया और 2 बछड़े पैदा होंगे जो हम सामान्य सीमेंट इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम सॉर्टेड सीमेंट का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ प्रथम वर्ष में 4 बछिया दिखाए गए हैं। फिर ऐसे ही जाए तो द्वितीय वर्ष में यहाँ पे 2 सामान्य सीमेंट से 2 बछिया 2 बछड़े, यहाँ पे 3 बछिया और 1 बछड़ा। फिर तीसरे साल भी यहाँ पे देखेंगे आपकी सेम है, यहाँ पे 4 बछियां पैदा हो रही सॉर्टेड सीमेंट से। और चौथे वर्ष में अगर आप देखेंगे कि जो बछिया पैदा हुई थी उसका भी यहाँ पे काविंग होगा और वो भी बछिया देंगी, तो यहाँ पे एक बछिया जो है वो बढ़ जाएंगी। तो इस प्रकार से आप अगर देखेंगे सामान्य सीमेंट में सिर्फ एक एक्स्ट्रा बछिया यहाँ पे पैदा हुई है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 4 अतिरिक्त बच्चियां पैदा हुई हैं ये चौथे साल में। यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आपको फर्क देखने के लिए, क्योंकि उसके पास पहले 4 बच्चियां थी, उन्होंने 3 बच्चियां पैदा हुए हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि जो दूसरे वर्ष में बच्चियां पैदा हुई थी वो चौथे वर्ष में वो भी जो है तो उसका भी वेद व्यात होगा और उससे भी बच्चियां पैदा होंगे। तो यहाँ पे अतिरिक्त 4 आ गए चौथे साल और 5वें साल अगर आप देखेंगे तो अतिरिक्त 8 आ गए। तो ऐसे आपको जो है वो मल्टीप्लिकेशन दिखेगा चौथे और 5वें साल। तो अगर पूरा 5 साल का हम अगर देखें तो जो सामान्य सीमेंट है तो सामान्य सीमेंट से 13 बछिया और 13 बछड़े पैदा हुए हैं। और अगर आप सॉर्टेड सीमेंट का देखेंगे तो इसमें जो है आपको 29 बछिया और 3 बछड़े, 29 जो है वो फीमेल है और 3 जो है वो मेल बॉर्न है। तो अगर यहाँ देखा जाए तो 13 ही फीमेल सामान्य सीमेंट से आए हैं, यानी कि अतिरिक्त 16 बच्चियां भी यहाँ पे पैदा हुई। तो इस प्रकार से हम फार्मर को समझा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि देखिए ऐसा जो है तो अगले 5 साल में एक चित्र बदल सकता है, जिससे आपके पास अधिक बच्चियां पैदा होंगी, अच्छे गुण वाली बच्चे पैदा होंगी, जिससे अच्छा दूध उत्पादन मिलेगा। और मादा बछड़े जो नर नर जो है वो जो मेल मेल बॉर्न होंगे वो बहुत कम होंगे। इस प्रकार से आपकी आय में भी वृद्धि होगी। अब ये तो हो गई बात हमारी सॉर्टेड सीमेंट क्या है, उसका महत्व क्या है और वो क्यों क्यों करना है, लोगों को कैसे समझाना है, ये बात हमने देखी। अब अगर हम यहाँ देखेंगे कि इसका हमको इस्तेमाल करना है, अब ये नई तकनीक है, सीमेंट का हमको इस्तेमाल करना है, लोगों तक ये बात पहुंचाना है। तो इसमें किसी भी गर्भधारणा में अगर आप देखेंगे कि हमको सॉर्टेड सीमेंट से गाय को गाभन रखना है, तो कोई भी सीमेंट हो, या वो सामान्य सीमेंट हो या सॉर्टेड सीमेंट हो, तो उसमें ये 5 चीजें जो है वो महत्वपूर्ण है और ये 5 चीजें जो है अपना योगदान करती हैं।
इसमें क्या है कि सीमेन की वायबिलिटी, सीमेन का प्रोडक्शन, सीमेन कैसा है, कहाँ से लिया गया है, किसने बनाया है, उसकी क्वालिटी क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी चीज है कि उसका हैंडलिंग, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि सीमेंट का प्रोडक्शन किसी लैब में होता है, फिर वहां से वो स्टेट में आता है, फिर स्टेट डिपो से जो है वो हमारे रीजनल वाइज डिपो में जाता है, फिर वहां के डिपो से हमारे सेंटर पे आता है। तो इसमें बहुत 3-4 बार जो है इसका हैंडलिंग होता है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण का पार्ट है इसके अंदर। और तीसरी चीज है कि इंसिमिनेशन टेक्निक, यानी कि इंसिमिनेशन जो करने वाला आदमी है, जो एआई टेक्नीशियन है, वो परिपूर्ण है या नहीं है, वो कुशल है या नहीं है, तो ये चीजें भी उसके अंदर इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ फिर हम अगर देखेंगे कि जो जानवर है, जिस जानवर को हम इंसिमिनेट कर रहे हैं, वो जानवर की हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि वो फिर अगर हेल्दी नहीं है, बीमार है, तो उसमें भी हमको इश्यू आ सकता है, कंसेप्शन रेट नहीं मिलता है। और फिर सबसे आखिरी पांचवी चीज जो है वो इंसिमिनेशन का टाइमिंग है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि सही समय पे अगर हमने गर्भधारणा यानी कि कृत्रिम रेतन किया नहीं सही समय पे, तो वो कैसे उसका गर्भधारणा हो सकती है, कंसेप्शन रेट जो है वो गाय गाभन नहीं रहेंगी। तो ये 5 चीजें जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और अगर ये 5 चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसमें से कोई भी एक पार्ट अगर कम या ज्यादा हो जाता है, तो वो हमारे गर्भधारणा रेतन जो है, हम कृत्रिम रेतन या फिर जो हम एआई करते हैं, तो उससे गाय गाभन रहने में दिक्कतें आ सकती है। और अगर हम ये सब चीजें अच्छे से रखते हैं, तो हमको जो कंसेप्शन रेट है वो अच्छा भी मिल सकता है। और ये टूट गया तो समझ लो हमारा कंसेप्शन रेट डाउन हो गया। एक भी चीज इसमें से अगर हमने फॉलो नहीं की, उनका अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया, तो ये कंसेप्शन रेट हमारा डाउन हो जाएगा। तो इसीलिए हमको जो है जब भी हम सॉर्टेड सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए हमको सिलेक्शन ऑफ एनिमल, और जो हम जानवर को सिलेक्ट कर रहे हैं उस हीट सिम्टम, उस एनिमल के हीट सिम्टम, और हमारी जो प्रोसीजर है एआई की, वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, तो ये 3 चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। इसमें अगर हम देखेंगे कि सॉर्टेड सीमेंट का जो उपयोग है, मेरी आवाज सबको अच्छी से आ रही है ना? हाँ, यस सर, और यस यस सर। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहला जो महत्वपूर्ण का भाग है इसके अंदर, कि सॉर्टेड सीमेंट हमको इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए हमको जो है वो गायों का चयन करना पड़ेगा। तो वो गाय जो है वो कैसी होनी चाहिए, यहाँ पे मैं रुकते हुए इससे पहले भी जो गाय है, तो वो गाय जो है फार्मर के पास होगी। तो बेहतर ये होगा कि हम हमारा जो कार्य क्षेत्र है, 4 या 5 गांव जो एआई टेक्नीशियन काम कर रहा है, तो उसने हमारे 5 गांव में सबसे पहले जो अच्छे फार्मर है, जिनका रख रखाव जानवरों का अच्छा है, जो जानवरों को अच्छा खाना खिलाते हैं, जानवरों को अच्छा व्यवस्थापन में रखते हैं, उनका शेड अच्छा है, रेगुलर लेवल पे उनका ध्यान रखते हैं, तो ऐसे फार्मरों का चयन कर ले सबसे पहले। फिर उसके बाद ये मुद्दा आएगा कि वो जो सॉर्टेड सीमेंट जिन गायों को इस्तेमाल कर रहा है, फिर वो गाय का भी चयन कर ले। तो इस प्रकार से आप लोग पहले गांव का सिलेक्शन, फिर फार्मर का सिलेक्शन, और उसके बाद जो है वो जानवर का सिलेक्शन, ये 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो अब अगर हम जानवर का जब सिलेक्शन करते हैं, तो वो एनिमल जो है, वो जानवर जिसको हमको एआई करना है, कृत्रिम रेतन करना है, कृत्रिम गर्भाधान करना है, तो उस एनिमल का जो है प्राथमिक तौर पे वो या तो पहली हीफर होनी चाहिए, बछिया होना, या फिर जिनका प्रजनन जो है वो अच्छा हो, ऐसे ही गाय हम चुने। अब कुछ गाय होती है कि वो बार बार गर्भधारण नहीं रहती है, और उनका हम लोग यहाँ पे चयन ना करें। कुछ जो गाय हैं उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, उनका जनन अंगों के संबंधित कुछ रोग है। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही आपकी।
नेटवर्क का कुछ इशू है शायद। हाँ मंगेश, हाँ हाँ अभी आ रही सर। अभी आ रहा है ना? हाँ हाँ हाँ, इंटरनेट कनेक्शन का शायद थोड़ा अनस्टेबल हो रहा है। ओके सर ओके। तो कहाँ तक हो गया था? ये सेकंड नंबर पॉइंट, जो गायों का सिलेक्शन है वो हमको अच्छी गायें, बार बार गर्भधारणा नहीं रहने वाली, या फिर जिनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो ऐसे गायों का हम जो है, बीमार गाय अगर है तो इनका हम सिलेक्शन ना करें, अच्छी गायों का सिलेक्शन करें। अभी ऐसा देखा गया है कि हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर, जैसा CSR स्पॉन्सरशिप हमको मिल रही है, तो वो लोग 50% सब्सिडी दे रहे हैं। कुछ जगहों पे जो है हम 75% सब्सिडी है, और कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर हम जो है वो 90% सेक्स सॉर्टेड सीमेंट, 60% सेक्स सॉर्टेड सीमेंट, ऐसा हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वहां पे जो है ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि गायों का चयन, फार्मर का चयन हमको करना चाहिए, और अच्छे गाय ही होना चाहिए, ताकि हमारा कंसेप्शन रेट अच्छा मिले। वरना ऐसा ना हो कि भाई जो बार बार उलट रही है, फिर लेकिन फार्मर बोल रहा है कि भर दो, तो हमने भर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसमें देखिएगा कि जो हमने बात की है गायों का चयन, तो उसी के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो है बॉडी कंडीशन स्कोर होता है, कि गायों के ऊपर जो फैट डिपोजिशन होता है, तो उसके आधार पे हम गाय का सिलेक्शन कर सकते हैं कि वो कैसी है, उसको हम सिलेक्ट करना है या नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि ये 1 नंबर की बॉडी कंडीशन स्कोर है, तो इसमें अगर इस जानवर को देखेंगे तो ये एकदम दुबला पतला जानवर है, इसकी पूरी हड्डियां, रीढ़ की हड्डियां दिख रही हैं, बैकबोन दिख रहा है। तो ऐसी गाय जो है हमको सिलेक्ट नहीं करनी है। अब ये 2 नंबर का जो बॉडी कंडीशन स्कोर है, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो आपको पीछे से पूरी हड्डियां दिख रही है, कहीं पे भी फैट डिपोजिशन थोड़ा सा दिख रहा है। अब अगर ये 3 नंबर का देखेंगे तो ये सुटेबल है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि फैट डिपोजिशन रम्प के ऊपर और पीछे के भाग में अगर आप देखेंगे, तो यहाँ उसके रिब्स के भी कम देह तो दिख रहे हैं, रिब्स के ऊपर भी उसका जो है फैट डिपोजिशन है। तो ये जो मैंने पहले बताया, ये 1 नंबर 2 नंबर, ये इनका चयन हमको नहीं करना है। तो यहाँ से हम लोग विचार कर सकते हैं कि ये गाय जो है अच्छी है, और इनको हम सॉर्टेड सीमेंट का इस्तेमाल करेंगे। ये 4 नंबर है, यहाँ पे देखिए और अच्छे से ज्यादा फैट डिपोजिशन है यहाँ पे, और ये गाय जो है हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो 5 नंबर का है, ये बहुत ज्यादा फैटी एनिमल जो है, इनको भी हम सिलेक्ट ना करें, और एकदम कम जो है इनका भी हमको सिलेक्शन नहीं करना है, 1 नंबर और 2 नंबर। तो इसलिए हमको 3, 3.5 to 4 यहाँ तक ही हमको जो है बॉडी कंडीशन स्कोर वाले जो जानवर है, उनका हमको सिलेक्शन करना है सॉर्टेड सीमेंट के इस्तेमाल के लिए। अब हम नेक्स्ट चीज पे आते हैं कि जो हमारा महत्वपूर्ण भाग है, तो उसके अंदर हमको जो ध्यान रखने योग्य चीज है, जैसा हमने एनिमल सिलेक्शन देखा है, अब हम बात करते हैं साइंस ऑफ हीट की। तो हीट के सिम्टम, हीट के साइंस, ये भी हमको, फार्मर को भी हमको सिखाना है, हमको भी वो सीखना है, और हम भी वो अच्छे से जज कर लें कि ये अच्छी हीट कब की होती है, जब हमको वो एनिमल को भरना है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि जो सामान्य रूप से जो जानवर हैं जो हीट पे आते हैं, सर आवाज नहीं आ रही है फिर से। हेलो। हेलो शेख सर। नेटवर्क का इशू है। हाँ शेख सर आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज आ रही है, लेकिन मेरी, हाँ हेलो, हाँ 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 अभी आ आ रही रही है है? सर। हाँ अभी आ रही है सर। ठीक है। तो इसमें देखिए जो गायों का हीट पे आने का समय जो हमने बताया, सुबह 6 बजे से जो है दोपहर 12 बजे तक 22% गाय जो है, गाय भैंसे वो जो है वो हीट पे आती है। और अगर हम देखेंगे कि दोपहर में 12 बजे से शाम में 6 बजे तक,
तो ये 10% जो है गाय वो हीट पे आती है। और शाम में 6 बजे से लेकर रात में 12 बजे तक मिडनाइट वो 25% गाय जो है वो मांस पे आती है। और अगर हम देखेंगे तो रात में 12 बजे से सुबह 6 बजे तक जो है वो 42% बच्चे एनिमल जो है वो हीट पे आते हैं। मेरा आवाज क्लियर है ना? हाँ यस सर, चालू रखिए। बराबर। तो ये गाय जो है वो हीट पे आने का एक परसेंटेज निकाला गया है ऑन द बेसिस ऑफ हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारे जो कॉल्स आते हैं टेक्नीशियन को। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा गाय भैंसे जो है वो रात में 12 बजे से सुबह 6 बजे तक हीट दिखाती हैं, हीट में आती है। अब इनका कितने समय तक हीट रहता है? अगर हम देखेंगे गायों में तो वो 12 से 24 घंटा जो है वो हीट का पीरियड होता है। और हमको जो एआई करना है वो 12 से 18 घंटे में करना है, यानी कि मध्य मास जो है। और बफेलो में अगर हम देखेंगे तो वो 12 से 36 घंटा जो है वो उसका हीट पीरियड है, हीट का कार्यकाल है। तो उसके अंदर वो 12 से 24 घंटे तक हम हमारा मध्य मास जो बोलेंगे उसको, वो भरने के लिए उपयुक्त है। और वहां अगर हम भरेंगे उस समय में 12 से 24 घंटे में, तो वो जो है तो हमको अच्छा कंसेप्शन मिल सकता है। ये कुछ सिम्टम्स अब हम देखेंगे, जैसा कि गायों का जो है वो योनि मुख में लाली आ जाना, सूजन आ जाना, योनि मुख में सूजन आ जाना, या फिर योनि मुख में लाली, बार बार पेशाब करना तथा लसदार स्त्राव, ये उसके सिम्टम्स है। सांड गाय का पीछा करता है, फिर दूसरी गायों पर चढ़ना, या फिर जो है तो बार बार आवाज करना, खाने में कमी करना, दूध में कमी होना, ये जो है ये आमतौर पे जानवरों के जो है वो हीट के ताव के लक्षण है। तो कृत्रिम गर्भाधान का जो समय है, जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि वो मध्य मास में भरना चाहिए, मिड हीट में उसको भरना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि गर्मी का समय जो है गाय भैंसों में वो 18 घंटे है, तो उसके अंदर जो है गर्भधारणा करने के लिए जो यहाँ पे अगर आप सिम्टम देखेंगे कि शुरू के जो 4 से 12 घंटे हैं तो उसमें रुक रुक कर आवाज करना, दूसरी गायों को सूंघना, दूसरी गायों पर चढ़ने की कोशिश करना, योनि मार्ग में लाली, सूजन या पतला रसदार स्त्राव जो है ये समय पूर्व है, यानी कि ये 4 से 12 घंटे तक होता है। और अब 12 घंटे से हम अगर 18 घंटे तक देखेंगे तो वहां पे जो है वो रंभना, दूध में कमी आना, योनि द्वारा लसदार स्त्राव और दूसरी गायों को चढ़ने देना। यहाँ पे हम थोड़ा रुकते हैं कि ये जो मध्य मास है, तो यहाँ पे क्या होता है कि गाय जो मांस पे है वो दूसरी गाय को चढ़ने देती है और वो रुकी ठहरी रहती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो मिड हीट का। और यहाँ पे अगर देखेंगे आपकी जो मांस खत्म हो रहा है, तो वहां पे देखेंगे अगर आप तो दूसरी गायों को चढ़ने के पार न रुकना, वो रुकती नहीं है, दूसरी गाय चढ़ती है। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि ये हीट खत्म होने का पीरियड चालू हो गया। तो यहाँ पे आपको थोड़ा से अच्छे से समझ में आएगा कि मध्य मास कौन सा है, जिसको हम स्टैंडिंग हीट भी बोलते हैं, स्थायी गर्मी के प्रारंभ घंटे में। तो ये हमको 12 से 18 घंटा, और भैंसों में जो है वो 12 से 24 घंटा ये हम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम एआई करेंगे तो वो अच्छा कंसेप्शन रेट हमको मिल सकता है। इस कुछ फोटोग्राफ्स है, जैसा कि हमने बताया कि दूसरी गायों को सूंघना, दूसरी गाय के ऊपर चढ़ना। और जब ये चौथा फोटोग्राफ अगर आप देखेंगे कि वो स्टैंडिंग हीट का है, कि वो दूसरी गाय को चढ़ने देती है और वो खड़ी रहती है। तो ये जो लक्षण है ये मध्य मास का बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। अब ये तो हो गए एक्सटर्नल। अगर हम इंटरनल की बात करेंगे तो वो भी हमको देखना है कि जो एआई टेक्नीशियन है वो हमारे यूटेरस का टोन कैसा है, उसमें गर्भाशय में टोन, इसके आधार पे भी हम लोग समझ सकते हैं कि मिड हीट कौन सी है। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जिसमें आप देखेंगे अगर लूज हाउसिंग सिस्टम है तो उस आवास में जो है दूसरे जानवर चढ़ने पर उसको जख्म हुआ है, या यहाँ पे देखेंगे कि उसके कुछ गोबर वगैरह लगा हुआ है। तो ये भी हम कुछ ऑब्जर्वेशन करते हुए
समझ सकते हैं कि मध्य मास के पीरियड में वो है या नहीं है, या मध्य मास आके चला गया है, ये भी हमको देखना चाहिए। आवाज क्लियर है ना? हाँ सर, ठीक है। हाँ, यस। अब ये चीजें हो गई कि हमने देखा स्टैंडर्ड, हमारा जो कुछ भी है, एनिमल सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, जानवरों के हीट के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, और मध्य मास कौन सा है, कौन से समय पे उसको भरना है, ये सब चीजें हमने देखी। अब हम आते हैं कि जो हमारा महत्व का विषय है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे कि हमको जब एआई करना है तो इसके लिए हमको स्ट्रॉ जो है वो कंटेनर से निकालनी पड़ेगी, और उसको जो है अपने एआई गन में लोड करते हुए उसको हमको एआई करना है। तो ये जो प्रोसेस है, जैसा कि मैंने प्रोडक्शन की बात की थी कि सीमेंट प्रोडक्शन हो गया, हमारे डेपो में आ गया, और डेपो से हमारे सेंटर पे आ रहा है या सेंटर पे दे दिया गया है। अब वो हमारे पास सीमेंट है, तो फिर हम उसका क्या करें, उसका हैंडलिंग कैसे करें, उसका पैकेजिंग स्टोरेज कैसा रखें, फिर उसको ट्रांसफर अगर करना है तो कैसे करें, और जो भी साधन सामग्री है एआई की, तो उसका हम कैसे इस्तेमाल करें, और जो थॉइंग का हमारा प्रोसेस है वो हम कैसे करें, स्टॉक को हम कंटेनर से कैसे निकालें, थॉइंग कैसे करें, ये सब चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहली चीज हम जैसे बताया कि हैंडलिंग ऑफ सॉर्टेड सीमेंट है, तो इसमें अगर आप देखेंगे कि जो गॉबलेट्स है वो गॉबलेट का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे जो है जो स्ट्रॉ है वो स्ट्रॉ 10 स्ट्रॉ जो है वो एक गॉबलेट में रखते हैं सेक्स सॉर्टेड सीमेंट, और उसको जो है वो डीप हमको कंटेनर में रखना है। अगर आप यहाँ देखेंगे कि गॉबलेट्स रखे हुए हैं और उसके अंदर सेक्स सॉर्टेड सीमेंट है, और वो हमारे बड़े गॉबलेट में रखा हुआ है, और वो कैनिस्टर के अंदर रखा है। तो लेकिन ये सब पूरा कैनिस्टर जो है ये डीप होना चाहिए, सीमेंट नाइट्रोजन उसके अंदर फिल होना चाहिए। इसमें अगर आप देखेंगे कि सेक्स सॉर्टेड सीमेंट जो है वो 0.25 ml होता है, और इसका जो पैकेजिंग है वो 10 स्ट्रॉ पर गॉबलेट होना चाहिए। सेपरेट कैनिस्टर इसको रखना चाहिए, और हमारे जो कैनिस्टर्स है वो कैनिस्टर के ऊपर लेबलिंग होना चाहिए। अब अगर आप देखेंगे तो हमारे पास सभी ब्रीड का एक सॉर्टेड सीमेंट आ गया है, तो चाहे वो सॉर्टेड खिलार हो, यानी कि देशी गायों का हो, या वो बफेलो का हो, फिर एचएफ में भी 75% है, 100% है, अलग अलग देशी गायों में भी गीर है, सहीवाल है, बफेलो में भी मुर्रा है। तो इस प्रकार से उसको या तो एक कैनिस्टर में एक ब्रीड का रखें, या फिर अलग अलग रखकर उसको ऐसे लेबलिंग करना बहुत जरूरी है, ताकि हमको बार बार वो पिकअप करने की जरूरत ना पड़े। अगर हम देखेंगे कि हम जो हैंडलिंग करते हैं या तो वो डिपो में होता है या फिर हमारे सेंटर पे भी हम लोग जब हैंडल करते हैं सॉर्टेड सीमेंट, तो वो गॉबलेट टू गॉबलेट ट्रांसफर होना चाहिए। अभी अगर यहाँ देखेंगे आप तो इन्होंने जो है वो गॉबलेट पकड़कर वो ट्रांसफर कर रहे हैं। जनरली कुछ लड़के लोग क्या करते हैं टेक्नीशियन की, वो स्ट्रॉ सिर्फ उस कैनिस्टर से निकाल के दूसरे कंटेनर में डाल देते हैं। तो वो स्ट्रॉ जो है वो उसको कहीं पे भी संपर्क में नहीं आना चाहिए, हवा के संपर्क में नहीं आना चाहिए, एलन ट्यूब के बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो इसलिए जो कंटेनर्स में हमको ट्रांसफर करना है वो बिल्कुल आसपास होने चाहिए, और वो गॉबलेट जो सीमेंट गॉबलेट में हमने रखा है वो गॉबलेट ही हमको ट्रांसफर करना है, और वहां पे हम सिर्फ और सिर्फ फोर्सेप का इस्तेमाल करेंगे। नहीं है कि भाई हाथ से पकड़कर 2 सीमेंट निकाल लिए और हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें जो है हमको ध्यान में रखते हुए ट्रांसफर सॉर्टेड सीमेंट जो है वो ट्रांसफर करना चाहिए। इसी के साथ जो हमारे इक्विपमेंट्स है, फोर्सेप है, सीजर्स है, स्ट्रॉ कटर है, या किडनी ट्रे, ग्लास जो हम थॉइंग के लिए इस्तेमाल करते हैं वो हो गया, पेपर टॉवल्स है, एआई गन है इंसिमिनेशन के लिए, डिस्पोजल ग्लोव्स है, थॉ मॉनिटर है। तो ये सब चीजें एक बार चेक कर लें कि ये सब इक्विपमेंट जो है इंसिमिनेशन के, ये हमारे पास है या नहीं है। अगर नहीं है या कुछ टूट फूट हो गई है, जैसे थॉ मॉनिटर है वो 1 साल हो गया हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो खराब हो गया है डिजिटल थॉ मॉनिटर,
तो इमीडिएट हम अपने अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी को बताइए और वो ले लीजिए। होता ऐसा है कि लोग एक बार दे दिया तो 2-2 साल 3-3 साल उसको देखते नहीं है। किसी के पास फोर्सेप नहीं है तो किसी के पास सीजर नहीं है, किसी के पास थॉ मॉनिटर खराब हो गया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रति वर्ष आप एक बार चेक कर लिया करें। अगर कुछ उसके अंदर टूट हो गई है, कुछ खराब हो गया है, तो आप नया ले लें। अपने वरिष्ठ अधिकारियों को एक आप एप्लीकेशन कर दीजिए और ये इंसेमिनेशन के लिए जो कुछ भी इक्विपमेंट्स लगने वाले हैं तो वो आप मंगवा के ले लीजिए और वो अच्छे कंडीशन में होने चाहिए। अब ये जो इक्विपमेंट्स है इसको हम कैसे रखें? तो ये जो है हमारे BA35 है और हमारा BA3 है, तो इनको अच्छी खुले हवादार ऑफिस भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा क्लोज है, टीन शेड का बना हुआ है। वहां से वेंटिलेशन प्रॉपरली होना चाहिए। और जो भी कंटेनर्स हम रखते हैं तो वहां पे थोड़ी सी जमीन जो है नीचे पुट्ठा वगैरह रख दें, या हम किसी गन्नी बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो रख दें। उसके ऊपर कंटेनर रखें ताकि वो उसको जर्क ना हो। और उसी के साथ अगर हम देखेंगे कि हमारी जो एयर गन है उसके लिए भी एक प्लास्टिक पाइप का इस्तेमाल करें। वो प्लास्टिक पाइप के अंदर उसको रखें ताकि वो धूल मिट्टी उसको ना लगे। जो हमारे शीट पैकेट है, वो शीट पैकेट भी जो है आप एआई शीट जो है वो आप भी प्लास्टिक पाइप में रख सकते हैं। एक प्लास्टिक का पाइप गन के लिए और एक प्लास्टिक का पाइप जो है आप शीट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो अच्छे से रखें, उसको धूल ना लगे। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो देखेंगे हम कि जब हमको स्ट्रॉ को कैनिस्टर से निकालना पड़ता है, अब हमको उसको थॉइंग करना है, उसके लिए हमको कैनिस्टर से हम उसको निकाल रहे हैं। तो ये जो स्टेप है यहाँ पे अक्सर हम लोग चूक जाते हैं। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ राइट साइड में एक फोटोग्राफ है, तो उसके अंदर आपको दिख रहा है कि कैनिस्टर जो है वो कितने अंदर डीप है। और वो जैसे जैसे कैनिस्टर हम ऊपर लाते हैं नेक तक, तो ये जो फर्स्ट लाइन यहाँ पे बताया गया है ना, तो ये फर्स्ट लाइन जो है वो नेक जो जहाँ से स्टार्ट होता है कैनिस्टर का, ये एरो दिख रहा है देखिए आपको इस फोटोग्राफ में, ऊपर वाला एरो, तो वो है फर्स्ट लाइन। वो फर्स्ट लाइन जो है उसके ऊपर कैनिस्टर को नहीं आने देना चाहिए। लेकिन जनरली हमने देखा है कि कैनिस्टर पूरा ऊपर ले लेते हैं बाज वक्त हमारे एआई टेक्नीशियन। तो उससे क्या होता है कि टेम्परेचर फ्लक्चुएशन जैसे जैसे वो नेक के ऊपर आएगा कैनिस्टर, तो -180 डिग्री, फिर -140, अगर हम उसको पूरा ऊपर तक ले लेते हैं तो वो 75 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है माइनस। यानी कि हमारा LN2 का टेम्परेचर -196 था और हमको स्ट्रॉ निकालने के लिए हम जो कैनिस्टर ऊपर ला रहे हैं, अगर हम वो नेक के ऊपर ला लेते हैं, नेक जो होती है वो 6 इंचेस की होती है, और वो अगर हम उस 6 इंचेस के ऊपर लाते हैं तो वहां पे हमारा सीमेंट क्वालिटी अफेक्ट हो सकता है। और टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की वजह से स्ट्रॉ की सीमेंट की मोटिलिटी जो है वो स्पर्म की मोटिलिटी अफेक्ट हो सकती है और उस वजह से वो कंसेप्शन रेट में कमी आ सकती है। तो इसलिए आपको क्या करना है, अगर आपको स्ट्रॉ नहीं दिख रही है तो उसको फिर से अंदर डीप कर दीजिए, फिर उसको थोड़ा सा आप ऊपर उठाइए, नेक तक ही, नेक के ऊपर नहीं लेना है। जहां से नेक स्टार्ट हो रहा है आपको उस फोर्सेप अंदर डालना है, ना कि पूरा सीमेंट चेक करें, क्योंकि ऊपर तो आपने लेबल लगाया है, आपको पता है इस कैनिस्टर में ये सीमेंट है। आपको बस फोर्सेप अंदर डालना है पूरी, और वो फोर्सेप से निकालना है। इस प्रकार से ये सीमेंट जब हम कंटेनर से निकालते हैं तो बहुत ध्यान पूर्वक हमको वो करना चाहिए। और थॉइंग के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, थॉइंग जो है वो हमको जनरली हमने देखा है कि हम लोग जो है वो हॉरिजॉन्टल करते हैं। उसके अंदर क्या है, किडनी ट्रे का इस्तेमाल ज्यादातर होता है। तो उसके बजाय हम लोग ग्लास या थर्मास का इस्तेमाल करें, जिससे जो है वो वर्टिकल थॉइंग होगी और पूरा जो स्ट्रॉ है वो स्ट्रॉ अच्छे से थॉ हो पाएगा। क्या होता है ना, किडनी ट्रे में अगर हम थॉ करेंगे तो वो तैरता है, तो उसकी अपर साइड जो है वो अच्छे से थॉइंग नहीं हो पाती, वो पानी में नहीं डूबता है।
और इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, जैसा कि सेक्सिंग टेक्नोलॉजी ने अभी एक रिकमेंडेशन दिया है कि हम लोगों को 37 डिग्री सेल्सियस में थॉइंग करना है। और ये थॉइंग के लिए हम जो गाय हैं, गायों के लिए हम 1 मिनट करें थॉइंग। और भैंसें जो है, भैंसों का अगर हम सीमेन का थॉइंग कर रहे हैं तो वो आपको थॉइंग करना है 2 मिनट के लिए। मैं फिर से यहाँ पे बोलता हूँ, क्योंकि जनरली हम लोग क्या करते थे, 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 45 सेकंड्स बफेलो में, 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 सेकंड जो है वो गायों में। लेकिन यहाँ पे 60 सेकंड एंड 120 सेकंड्स रिकमेंडेशन दिए हैं सेक्सिंग टेक्नोलॉजी ने। तो इसलिए आप लोग अगर सॉर्टेड सीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर अभी तक आपने जो है तो थॉइंग 1 मिनट नहीं किए है गाय का, तो वो आपको गाय का अगर सीमेन है और सीमेन स्ट्रॉ है तो उसका थॉइंग आपको 1 मिनट करना है। और अगर भैंस बफेलो में हम सीमेन स्ट्रॉ थॉइंग कर रहे हैं तो वहां पे हमको 2 मिनट थॉइंग करना है 37 डिग्री सेल्सियस में। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये आप लोग नोट कर लें। यहाँ पे देखिए हमने बताने की कोशिश की है कि नेक का रीजन जो है, ये स्ट्रॉ, ये कैनिस्टर ऐसे ही होने चाहिए और हमको स्ट्रॉ अंदर इंसर्ट करनी चाहिए। और थॉइंग के लिए ऐसे ग्लास मग का इस्तेमाल करें ताकि वो वर्टिकल थॉइंग। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जब थॉइंग हो चुका है, गन लोडिंग कर रहे हैं, तो फिर गन लोडिंग वगैरह करने के बाद हम लोग जो है टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। हमारे शीट जो है वो शीट अच्छी होनी चाहिए। ये सब होने के बाद गन जो है वो गन को अपने हाथ से, अगर टेम्परेचर बहुत ठंडा है बाहर का, जैसे कि विंटर सीजन में होता है, अगर टेम्परेचर बहुत कूल है तो हमारे हाथ से हम जो है वो गन को वार्म कर दें। और वार्म करने के बाद ही उसको लोड करें। और लोड करने के बाद उस गन को जो है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि वो पॉलीथीन के अंदर डाल दें और फिर उसको गर्मी दें। शर्ट के अंदर भी डाल के आप एआई करने के लिए, समय जानवर दूर होता है तो तब वहां तक गए तक भी टेम्परेचर फ्लक्चुएशन ना हो। बार बार यहाँ पे जो बताया जा रहा है ना, ये चीज वही है कि जो सीमेन बिफोर थाइंग एंड आफ्टर थाइंग, इसका जो कुछ भी टेम्परेचर फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। बिफोर थाइंग वो -196 डिग्री सेल्सियस में ही होना चाहिए, थॉइंग उसका 37 डिग्री सेल्सियस में होना चाहिए। और थॉइंग होने के बाद जो एआई गन है और हमको अब गाय तक जाना है और गन इंसर्ट करना है, तो वहां तक भी टेम्परेचर जो है हमको मेंटेन रखना है 37 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से ये सब चीज सर फिर बाहर दे। हेलो, हाँ हाँ ठीक है सर, ठीक है ठीक। आवाज आ रही? हाँ अरे सर आ गया। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि यूनिमार्क के पास कुछ गोबर वगैरह लगा हुआ है, गाय जनरली हम रेक्टल पाल्पेशन करके चेक करते हैं कि इंटरनल ऑर्गन्स कैसे हैं, गर्भाशय की परिस्थिति कैसी है, टोन कैसा है। तो तब हमको ये टिश्यू पेपर से वगैरह साफ कर लेना चाहिए और तभी जाकर हमको जो है वो 90 डिग्री में एयर गन इंसर्ट करनी चाहिए। और एयर गन जब हम इंसर्ट कर रहे हैं तो ये फोटोग्राफ में आप देखिए कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि फोल्ड्स जो होते हैं, वजाइनल फोल्ड, तो वहां पे उसको ज्यादा स्ट्रेच ना करें, पकड़ के ना रखें, उसको थोड़ा सा आगे खींच लें फोल्ड्स को, ताकि आपकी गन धीरे से पास हो जाए। वरना वहीं पे जाए तो वो इंजरी हो सकती है। और जब सर्विक्स में पास करनी है गन, तो तब भी जो है उसको धीरे से अपने थंब से जो है उसको थोड़ा सा गाइडलाइन करते हुए अंदर इंसर्ट कर दे सर्वाइकल फोल्ड्स में से, और उसमें फिर वो जो है गन पास हो जाएंगे। तो ये जो मेथड्स है आपको यहाँ जो दिख रहे हैं, ये जो सीमेंट डिपोजिशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, अपने फिंगर से क्या कर दिया है, उन्होंने वहां पे चेक किया है कि गन कहाँ तक आई है। और उससे क्या होगा है कि वहां के टिश्यूज जो है आफ्टर सर्विक्स वहां पे इंज्योर हो गया है और वो ब्लड मिक्स होगा उसमें, सीमेंट में। तो ये सब चीजों की वजह से क्या होगा, ये रॉन्ग मेथड्स है पूरे। अगर उसको गोबर लगा हुआ है और वहीं से हम एयर गन इंसर्ट कर रहे हैं, वजाइनल फोर्स का हम सही से उसको सीधा स्ट्रेट नहीं कर रहे हैं, सर्विक्स में गन घुसाने के लिए हम इंजरी कर रहे हैं, फिर
सर्विस में चली गई है गन, उसके बाद जो सीमेंट डिपॉजिट कर रहे हैं तो वहां पे भी हम पोजीशन चेक कर रहे हैं कि भाई वो गन बराबर से वहां आई है नहीं, तब भी वो इंजरी हो सकती है। तो इस वजह से हमारा कंसेप्शन रेट ड्यू टू डैमेज ऑफ द टिश्यू भी और अनाजिक कंडीशन की वजह से कम हो सकता है। तो ये सब चीजें हमको अवॉइड करनी है। ये फोटोग्राफ जो है ना, ये सब रॉन्ग मेथड के बताए गए हैं। तो ये जो है, ये चीजें अगर यहाँ पे अगर आप अपना आकलन कर लीजिए कि ऐसी परिस्थितियों में आप यह करते हैं क्या, ये ऐसा ऐसा आप प्रोसेस जब गन पास हो जाती तो उसके बाद ऐसी चीजें होती है क्या, तो फिर ये अगर आपकी आदतें होंगी तो ये आदतें तोड़ दीजिए और ऐसा ना करें। अब ये बेस्ट मेथड देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि सीधा सीधा उसको वजाइनल फोर्स को आगे खींचा गया है और गन धीरे से आगे बढ़ते हुए सर्विक्स को पास कर रही है। और सर्विक्स में भी जब हम देखेंगे तो सर्विक्स को अप एंड डाउन पोजीशन में करते हुए सर्विकल रिंग्स में से वो एयर गन पास होगी, सर्वाइकल रिंग में से। फिर सर्वाइकल रिंग में से पास हो गई तो आपका जो फिंगर टिप है तो वो सीधा स्ट्रेट रहेगा, ना कि वो चेक करेंगे कि गन सर्विस के बाद पास हुई या नहीं हुई है। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ सीमेंट ही डिपॉजिट हो रहा है। दिस इज द राइट पोजीशन एंड राइट प्रोसेस ऑफ, ये सही तरीका है एआई गन को अंदर पास करने का और सीमेंट डिपॉजिशन का। ठीक है, ये पीछे के ये जो कुछ भी फोटोग्राफ्स थे ये रॉन्ग मेथड के हैं और ये सही मेथड। तो इस प्रकार से अगर हम एआई करेंगे, एआई गन पास करेंगे, डिपोजिशन ऑफ सीमेंट करेंगे तो हमारा कंसेप्शन रेट अच्छा होगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि राइट हॉर्न में डालेंगे या लेफ्ट हॉर्न में डालेंगे, तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ पे जैसे ही गन सर्विस सर्वाइकल रिंग से आगे पास हो चुके हैं तो वहीं पे रुक जाइए और उसको जो है सीमेंट डिपॉजिट कर दीजिए, ताकि दोनों तरफ जो है वो सेम चला जाएगा। और कुछ लोगों की आदत होती है कि गन पीछे पीछे खींचते हुए रिट्राइवल पोजीशन में पीछे पीछे खींचते हुए सीमेंट छोड़ते हैं, जो सर्वाइकल रिंग्स में भी चला जाता है। तो ये रॉन्ग मेथड है। सही मेथड इधर देखिए आप, आफ्टर द सर्वाइकल रिंग जैसे ही गन पास हो गई है वहीं पे मिड ऑफ द कर लेना चाहिए। बॉडी ऑफ यूट्रस एक पार्ट है जहाँ पे स्टार्ट होते हैं हॉर्न्स दोनों, तो वहां पर ही वो डिपॉजिट कर देना चाहिए, ना कि राइट हॉर्न लेफ्ट हॉर्न, कहीं पे गन जानी ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये सब कुछ अभी हम लोगों ने जो कुछ भी डिस्कशन किया ये सही तकनीक के लिए सही समय पे कुछ बातों का जो ध्यान रखना है, ये सब चीजें हमने डिस्क्राइब की है। तो हम बाद में जो है आपके जो कुछ भी प्रश्न रहेंगे तो उसका हम उत्तर देंगे। और आप लोगों से सबसे हमारा निवेदन है कि सॉर्टेड सीमेंट का इस्तेमाल जो है वो बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है। सॉर्टेड सीमेंट जो है वो बहुत कॉस्टली है, 1050 उसका रेट है। जब भी हम इस्तेमाल करते हैं भले ही वो सब्सिडी हो लेकिन उसकी कीमत तो 1000 ही है। इसलिए ऐसे नहीं है कि प्रोजेक्ट के थ्रू मिल रहा है चलिए हम कोई भी गाय में भर देते हैं, हमारा टारगेट पूरा करना है। तो ये सब चीजें जो है वो अवॉइड करें। अच्छी तकनीक, अच्छे एनिमल और अपने भी अंदर कुछ सुधार लाना है तो सुधार ला लीजिए। आप लोगों को अगर रिफ्रेशर ट्रेनिंग देना है तो वो भी हम रिफ्रेशर ट्रेनिंग देंगे। कहीं पे हम उर्ली कांचन में आपको ऑर्गेनाइज करना है तो उर्ली कांचन में भी हम आपको लेकर जाएंगे। लेकिन सही तकनीक होनी चाहिए, सही मांस जो है जो ताव में आती है, एनिमल जो ताव में आता है तो वो अच्छे से हमको समझना चाहिए, फार्मर को अच्छा हमने समझाना चाहिए और हमारे कौशल्य को अच्छा परिपूर्ण बनाना चाहिए। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ। और हमारे जो मित्र हैं साथ में सुहास गावंडे भी यहाँ पे आए हैं महाराष्ट्र से और हमारे संभाजी मुड़े भी है। तो मंगेश, मैं जो है इनसे कहूँगा सुहास से कि आप जो है तो एक्सपीरियंस जो है फील्ड के अंदर जो भी आपका आया है कंसेप्शन के बारे में या फिर सॉर्टेड सीमेंट के प्रमोशन के बारे में, तो आप एक शॉर्ट एक 5-10 मिनट में बता दीजिए। ओके सुहास। सर। थैंक यू सर।
नमस्ते, मैं सुहास गवांदे, मैं पुणे डिस्ट्रिक्ट में बैठता हूँ, जुबिलेंट प्रोजेक्ट देख रहा हूँ। तो अभी आवाज नहीं थी सर, आवाज आ रही है? अरे तो अभी सर ने हमें जैसे बताया कि सॉर्टेड सीमेंट का इस्तेमाल करने के लिए हम क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, एआई करते वक्त हमें कौन सी चीज़ें करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। तो अभी जो मैं प्रेजेंटेशन दिखाने वाला हूँ, तो इसमें ये सारी चीज़ें मैं भी कवर कर रहा हूँ। सर प्रेजेंटेशन शो हो रहा है? हाँ, यस यस, स्लाइड शो कर दीजिए। अभी आ रहा है? यस सर, ओके फाइन। थैंक यू। तो अभी जो सॉर्टेड सीमेंट का जो प्रमोशन कैसे होता है, उसका सेल बढ़ने के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए, फार्मर का जो अभी हम फार्मर के साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो फार्मर की कौन सी चीजें बतानी चाहिए जिससे वो सॉर्टेड सीमेंट इस्तेमाल करे, ये सारी चीजों के ऊपर अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, तो जैसे व्हाट इज सॉर्टेड सीमेंट, तो अभिषेक सर ने हमें अच्छे से बताया, तो मैं ये पॉइंट अभी कवर नहीं करूंगा। तो सॉर्टेड सीमेंट के बारे में सर ने जो बता दिया है, सॉर्टेड सीमेंट की नीड क्या है, क्यों जरूरत है, फार्मर को ये चीज भी पता होनी चाहिए, तो ये भी हमारा पॉइंट कवर हुआ है। इम्पोर्टेंस क्या क्या है सॉर्टेड सीमेंट के, तो वो भी चीज अभी कवर हुई। तो अभी मैं डायरेक्ट हाउ टू इंक्रीज द सेल सॉर्टेड सीमेंट। तो हमारा सॉर्टेड सीमेंट का अगर सेल बढ़ना है, तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए हम किसानों के सामूहिक बैठक ले सकते हैं, जिसे हम फार्मर्स मीटिंग कहते हैं। हम जो ग्राम पंचायत है या वहाँ पे प्रगतिशील फार्मर्स है, किसान है, उनके साथ कोई एक्सपोजर विजिट है या हर्ड्स है जहाँ पे हमारे काप बॉन हुए, या बायोफुरली कंचन है, या हमारा कुछ जैसे हम कहते हैं कि फार्मर का अवेयरनेस बढ़ने के लिए हम जो फार्मर्स का एक्सपोजर विजिट करते हैं, तो वो सारी चीजें कर सकते हैं। जहाँ पे हमारा दूध संकलन होता है, तो उन प्रतिनिधियों को भी हम उनका दौरा करवा सकते हैं, जिससे वो लोग भी फार्मर को बता सके कि ये चीजों से हमारा सॉर्टेड सीमेंट करने से हमारा भी दूध बढ़ेगा, एनिमल्स जो हमारे काफ है वो भी बढ़ेंगे, नंबर्स बढ़ेंगे। तो ये सारी चीजों का हम एक ध्यान रख सकते हैं। गांव का पशु सर्वेक्षण हमारे जो है टेक्नीशियन है उन्होंने करना चाहिए, तो वहाँ पे भी हमें पता होना चाहिए कि वहाँ पे अभी एआई करने लायक कितने एनिमल है, उनके भी उनके पास फिगर्स होने चाहिए, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा जो काम कर रहे हैं, जो एरिया में हम काम कर रहे हैं, उसका सर्वे होगा तो हम अच्छे से उस एरिया में हम सुपरवाइजर है या प्रोजेक्ट लीडर है या टीम प्रोजेक्ट की टीम है, तो वो भी अच्छे से वहाँ पे फार्मर्स की मीटिंग वगैरह करके अवेयरनेस करके वहाँ पे काम बढ़ा सकती है। सर्वेक्षण करते समय जानवरों की भी हमारे पास सभी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उनका उनके साथ हम जब बात कर रहे हैं, तो उनका प्रचार सामग्री के साथ बात करना चाहिए। दूध है, गौशाला है, उनके नियमानुरूप जानकारी सभी पशुओं को गर्भधारणा की जांच करनी चाहिए। जब हम विजिट के लिए जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें ऐसी ध्यान में रखनी चाहिए कि जब हम हर्ड में जा रहे हैं, फार्मर को अवेयर कर रहे हैं सॉर्टेड के बारे में, तो एआई टेक्नीशियन वहाँ पे मुफ्त में भी एनिमल का गर्भ चेकिंग करवा सकता है। तो ये सारी चीजें भी हम कर सकते हैं, जिससे हमारा फार्मर के साथ इंटरेक्शन बढ़ता है, नए हर्ड्स हमारे पास जुड़ते हैं। खाली पशुओं को गाभिन रखने के लिए उपचार को कोई कैंप्स लेते हैं, तो उस कैंप में भी हम बता सकते हैं, उसमें भी हम प्रमोट कर सकते हैं। पशुपालक के पास जानकर जैसे हमारा एआई टेक्नीशियन डोर टू डोर सर्विस देता है, तो हर एक डोर टू डोर सर्विस में हम फार्मर को बता सकते हैं कि हमारे पास कन्वेंशनल सीमेंट के अलावा सॉर्टेड सीमेंट है, जिससे क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। जैसे सिख सर ने बताया, वही सारी चीजें हम इसे प्रमोट कर सकते हैं। अभी प्रमोशनल प्रचार कार्यक्रम में जो होता है, हमारा प्रचार कार्यक्रम हम कहाँ और कैसे करें। तो एक तो है कि हम ग्राम सभा बुलाए वहाँ पे हम जानकारी दे सकते हैं। फिर प्रचार की सामग्री हमारे पास अच्छी होनी चाहिए, जिसे हम हमारे पास जो हम सॉर्टेड के बारे में चीजें बताना चाहते हैं, तो उसकी एक अच्छे से हमारे पास डॉक्यूमेंट्स या उसके लिपलेट, पैम्पलेट, हमारे पास बैनर्स, ऐसी सारी चीजों का डेटा या वहाँ पे हम प्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना चाहिए। दूध संकलन केंद्र है, ग्राम पंचायत है, वहाँ पे हमारे टेक्नीशियंस के नंबर होने चाहिए, जिससे वो लोग हमसे संपर्क कर पाए। पशुपालन विभाग में जो टीकाकरण या अन्य कोई काम होते हैं, तो उनके साथ हमारा एआई टेक्नीशियंस का जुड़ा होना चाहिए, जिससे हम लोगों तक पहुंच सके, हमारा सॉर्टेड सीमेंट हम पहुंचा सकते हैं। फिर हम कृषि प्रदर्शन में हमारे स्टॉल लगाना,
ये भी हम कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे कोपरगांव रीजन में भी हमारे सॉर्टेड की जो प्रोजेनी है उसको अवार्ड मिला। तो ऐसी कई सारी चीजें हम कर सकते हैं जिससे हम लोगों तक ज्यादा से ज्यादा सॉर्टेड सीमेंट का प्रमोशन कर सके। फिर आता है केस स्टडी, हमारी सफल कहानी, अच्छे फोटोग्राफ्स, वीडियोस, हमारे फार्मर्स के जो हम पशुपालकों के जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं उसमें हम ये अगर शेयर करते हैं तो उसमें भी फार्मर्स का रुझान बढ़ता है, लोग हमारे तरफ जुड़ते हैं और सॉर्टेड का एरिया बढ़ता है। अभी इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है, व्हाट इज डिफरेंस। तो हम अभी देखना चाह, क्योंकि हम अभी फील्ड में जब काम करते हैं तो हमारे साथ और कई सारी कंपनियां भी सॉर्टेड सीमेंट प्रमोट करती है। तो बायफ की सॉर्टेड सीमेंट टेक्नोलॉजी क्या है और अदर कंपनियों की भी सॉर्टेड सीमेंट कंपनियों में कैसे सॉर्टेड सीमेंट दिया जाता है, तो ये भी चीज हमें पता होनी चाहिए। जैसे शेख सर ने हमें बताया, जो पहला पिक्चर है जिसमें सीमेंट एक्स और वाई अलग अलग हो रहा है, वेस्ट भी अलग जगह पे गिर रहा है, तो ये हमारा बायफ का सॉर्टेड सीमेंट तकनीक का सबसे अच्छा फायदा है कि हमारे यहाँ एक्स वाई और वेस्ट ये तीनों अलग अलग होते हैं। लेकिन अदर कंपनियों के यहाँ जो सॉर्टेड सीमेंट होता है, तो देखिए अभी अगले पिक्चर में जो दिखाया गया है, जो सर्कल रेड सर्कल में दिखाया गया, तो अभी इसमें लेजर डिटेक्शन कर रहा है। पहले पिक्चर में दिख रहा है कि लेजर डिटेक्शन में सीमेंट का जो स्पर्म है उसको डिटेक्ट किया जा रहा है, और दूसरे इसमें दिखाया गया है कि स्पर्म का कट कर दिया गया है, जो लेजर से उसे काट दिया जाता है, उसकी पूंछ काट दी जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे अदर कंपनियों के भी सीमेंट होते हैं सॉर्टेड सीमेंट, तो उसमें 1.5 स्पर्म भी आ जाते हैं, उस वजह से कंसेप्शन में इफेक्ट दिखता है। तो ये चीजें हम फार्मर्स को बोल सकते हैं जिससे हमारा सॉर्टेड सीमेंट अच्छे से प्रमोट हो सकता है। अभी सबसे महत्वपूर्ण है कि डेयरी बिजनेस में हमें कौन सी बात ध्यान रखना है या समझाना है फार्मर को। अगर ये चीज हम अच्छे से समझा सके तो सॉर्टेड सीमेंट का काम बढ़ सकता है, क्योंकि ये 5 जो मुद्दे हैं, तो हमने अभी जो प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, पिछले में बायफ में 7 साल से काम कर रहा है, तो ये 5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिससे हम फार्मर को अवेयर कर सकते हैं, उनसे हमारा जुड़ाव बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ये पांचों चीजों में फार्मर के पास कम ज्यादा ज्ञान होता है। जैसे ब्रीडिंग सर्विसेज है, तो ब्रीडिंग सर्विसेज में हमें सिर्फ ऐसे ही पता है कि हम ब्रीडिंग में एचएफ में एचएफ का ही सीमेंट डलवाना है, जो ब्रीडिंग पॉलिसी है वही है। तो उसके अलावा एआई कैसे किया जाता है, एआई टेक्नीशियन एआई कैसे करता है, ये खास करके मैं सुपरवाइजर या प्रोजेक्ट लीडर के लिए बताना चाहता हूँ कि जब आप फार्मर्स मीटिंग लेते हैं तो हमारे पास ये भी पता होना चाहिए कि एआई का तकनीक कैसे होता है, बाकी एआई टेक्नीशियंस कैसे एआई करवाते हैं, और बायो के जो सर्विसेज दिए जाते हैं, तो हमारा एक एआई टेक्नीशियन कैसे सर्विसेज देता है। तो जिसमें ब्रीडिंग में पहले तो शुरुआत में आता है कि थ्रोइंग होना चाहिए, सही तरीके से गाय को हम जो बोलते हैं हाथ डाल के चेक करना चाहिए, एआई कैसी करनी चाहिए, जैसे 6 में भी डिटेल में बताया, तो मैं ये अभी स्किप कर दूंगा। तो ऐसे मुद्दे जो है हमें फार्मर्स के साथ अगर हम डिस्कस करते हैं तो उससे हमारा एआई का काम बढ़ता है। ये हमने खुद नोट किया है। पुणे डिस्ट्रिक्ट जैसे कहा जाता है कि महाराष्ट्र में, वेस्टर्न महाराष्ट्र डेवलप है डेयरी बिजनेस में, बहुत ज्यादा दूध यहाँ पे होता है, फार्मर भी अवेयर है, लेकिन जब हम मीटिंग्स लेते हैं तो ये बेसिक चीजें फार्मर को पता नहीं। दूसरा है हमारा फीडिंग, तो फीडिंग में भी हमारे पास जैसे सॉर्टेड सीमेंट तो लगवाना है, लेकिन लगवाने के लिए एनिमल क्या खा रहा है, उसके पास खाद कौन से दिए जा रहे हैं, उसमें मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीजें हमें फार्मर को बतानी है। ड्राई फॉडर, ग्रीन फॉडर, जैसे हम बोल रहे हैं एक दल चारा होता है, द्विदल चारा होता है, प्रोटीन वाला और ऊर्जा निर्माण करने वाला, ये चारा का जो फॉडर होता है उसके भी हमें अलग अलग जो टाइप्स है, तो वो फार्मर को समझाना चाहिए। मिनरल मिक्सचर का इम्पोर्टेंस क्या है ये समझाना चाहिए। तो इस चीज से भी हमारा गाय का एआई जो कंसेप्शन है वो भी बढ़ता है। मैनेजमेंट है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि मैनेजमेंट में हम लूज हाउस है या जो गायों को बांध के रखते हैं, तो इसमें भी हम क्या क्या चीजें अवेयर कर सकते हैं, तो वहां से कंसेप्शन रेट, मिल्क क्वालिटी सब कैसे इंप्रूव होता है, तो ये हम इससे बता सकते हैं। अभी इतना वेटरनरी मेडिसिन है जो आयुर्वेदिक उपचार पद्धति है, तो हर एक के घर में सभी चीजें होती है, तो इन चीजों से भी हम फार्मर को अगर बता सके, इसमें 2-4 भी ट्रीटमेंट अगर फार्मर करवा लेता है तो उस गाय का जो खर्चा होता है वो कम हो जाता है, जिससे फार्मर हमें हमें अच्छे से सपोर्ट करता है, और वो हमारी जो भी कुछ हम नई तकनीक फार्मर को बताना चाहते हैं वो एक्सेप्ट करता है। और लास्ट है, हर एक फार्मर के पास जब भी कोई विजिट के लिए टेक्नीशियन जा रहा है, सुपरवाइजर जा रहा है या प्रोजेक्ट लीडर जा रहा है, तो वहाँ पर रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। जैसे कौन से बुल से हमने एआई करवाया, गाय का डिवर्मिंग कब हुआ, वैक्सीनेशन कब हुआ, ऐसी सारी चीजों का हमारे पास रिकॉर्ड वहाँ पे मेंटेन होना चाहिए, जिससे हम उस फार्मर को बता सकते हैं कि ये
अगर आप चीजें रखते हो तो आपके यहाँ 1 साल में बछड़ा आ रहा है या उससे कितना टाइम ले रहा है, या उसका दूध का प्रॉफिट कितना आ रहा है, एक एनिमल के ऊपर फैट एसएनएफ के कितना आ रहा है, उसको इनकम कितना आ रहा है, गाय बार बार कितनी बीमार हो रही है। तो ये सारी चीजों से फार्मर अपने हड़ में भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड मेंटेन करने से पैसा बना सकता है। तो ये सारी चीजें अगर हम बताते हैं तो फार्मर हमारे बारे में अच्छा सोचता है और सॉर्टेड के लिए हमारे पास जुड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे पास जो जो हमारी टीम होती है तो उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे प्रोजेक्ट लीडर है, टीम लीडर है, उन्होंने हमारे नीचे जो काम करते हैं उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। उसके लिए कुछ अवार्ड फंक्शंस होने चाहिए। जैसे पहला फोटो जो है तो ये अभी जुबिलेंट प्रोजेक्ट में हमारा बायफ का बेस्ट डेयरी फार्मर का अवार्ड हमारे प्रोजेक्ट के फार्मर को मिला। तो ऐसी इन चीजों से भी हमारा प्रोग्राम प्रमोशन बहुत अच्छा हुआ। हम एआई टेक्नीशियन से, सुपरवाइजर से उनको भी अवार्ड देते हैं, जिस वजह से काम में अच्छी बढ़ोतरी मिलती है। ये हम क्वार्टरली या हम 6 मंथ में या ईयरली भी रख सकते हैं। जैसे लास्ट फोटो में दिख रहा है कि आरडी रीजनल डायरेक्टर है, प्रोजेक्ट के स्पॉन्सर है, उनके हस्ते हाथों से भी अगर अवार्ड मिलता है तो एक एआई टेक्नीशियन को अच्छा प्रमोट होता है, वो अच्छा काम कर पाता है। और हमारे पास अभी जैसे हम व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं तो उसमें भी हमारे पास कुछ फोटोज वीडियोज होने चाहिए। तो ऐसे प्रोजेक्ट के हम अच्छे फोटोज निकाल के हम हमारे फार्मर्स को शेयर कर सकते हैं कि इससे एक पता चलता है कि हमारे लोकल एरिया का जो व्हाट्सएप ग्रुप होता है तो हम फार्मर्स को हमारे यहाँ जो काफ बॉर्न हुए है, जिसकी प्रोजेनी बॉर्न हुई है, उनके फोटो, नाम, डिटेल्स अगर शेयर करते तो लोग एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और उससे हमारा काम बढ़ता है। तो अभी देखिए ये हमारे यहाँ सॉर्टेड के अच्छे काप भी बॉर्न हो रहे हैं, अभी प्रोजेनी भी आ चुकी है। तो इससे हमारा काम और दुगना हो चुका है। लास्ट ईयर से अभी सॉर्टेड सीमेंट की भी डिमांड बढ़ चुकी है। सबसे एक और इम्पोर्टेंट है, आप आपके लोकल लैंग्वेज में स्लोगन बना सकते हैं। जैसे हम मराठी में हमारे महाराष्ट्र में यूज कर रहे हैं कि सॉर्टेड सीमेंट आले घरी हमखास कालवड तुमच्या दारी। तो आप आपके लोकल एरिया में लोकल लैंग्वेज जो यूज होती है उससे एक स्लोगन बनाइए, जिससे फार्मर को समझने में आसान है कि सीमेंट क्या है और हम उससे फार्मर को क्या देना चाहते हैं। आखिर में अभी आज ही का एक इश्यू था, अभी मेरे एक डॉक्टर सचिन जोशी सर से बात हुआ कि हमारा अभी सितंबर 22 से सॉर्टेड सीमेंट की जो स्ट्रॉ है तो वो अभी रिवाइज हो चुकी है, तो उसमें कलर अभी बदल चुके हैं। तो ये थोड़ा मैं दिखाना चाहता था कि जैसे इंडिजीनियस में हमारे पहले ऑरेंज कलर में स्ट्रॉ आती थी, तो अभी सिर्फ कॉटन जो आएगा, सील आएगा, वही कलर चेंज होगा। बफेलो है, जर्सी है, तो इनके अलग अलग कलर जो, तो ये पैटर्न ऐसे आएगा। अभी जो रिवाइज स्ट्रॉ है तो ये ऊपर वाली रिवाइज स्ट्रॉ है, जिसमें देखिए ये स्ट्रॉ पूरी व्हाइट कलर की है, लेकिन लास्ट में जो कॉटन दिख रहा है उसका कलर चेंज हो चुका है। जो हमारी रेगुलर स्ट्रॉ भी आ रही है, क्योंकि ये ऊपर वाली जो है तो अभी बायप ने देना, फील्ड में देना स्टार्ट किया है। आपके पास अभी इस महीने में आएगी, नेक्स्ट 6 महीने तक भी आएगी, तो बाद में आके दिखेगा। लेकिन जो अभी स्ट्रॉ आ रही, जो लास्ट में आखिर वाली फोटो है, तो ये रेगुलर स्ट्रॉ है। अभी ये रेगुलर स्ट्रॉ है, तो अभी कई जगह पे ऐसा भी होगा कि नई स्ट्रॉ आ जाएगी तो कंफ्यूजन। सर आवाज आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। अभी आ रही है। हाँ सर। मैं दिखाना चाहता था कि हमारे यहाँ जो सॉर्टेड सीमेंट भी आ रहा है तो इसमें रिवाइज हो चुकी है, वो आने वाली है, जिसमें ये हमारे कलर ऑरेंज में अभी ग्रे में ग्रे कलर का कॉटन आएगा। येलो स्ट्रॉ में जो जर्सी की है उसमें येलो कॉटन आएगा। जो पहले हमारी स्ट्रॉ पूरी उसी कलर में आती थी, अभी स्ट्रॉ नहीं आएगी तो उसका कॉटन आएगा। तो ये अभी एक नया चेंज हमें देखने को मिलेगा हमारे फील्ड एरिया में। तो ये आपको भी आपकी टीम को समझाना है। थैंक यू सर। अगर आपको कुछ इसमें सुझाव है, अगर कोई सवाल है तो आप बात। Subhas, यस सर। last two slides your voice was not clear, so तुम फिर से वो बताओ। ओके सर। सर अभी ये जो स्ट्रॉ है तो अभी हमारा सॉर्टेड सीमेंट की जो स्ट्रॉ है अभी रिवाइज हो चुकी है। पहले हमारा जैसे था कि हमारा 100% बुल का है तो उसके लिए एक अलग पैटर्न था। एक जो देसी गायों का सीमेंट आता था उसके लिए कलर अलग था। बफेलो के लिए जैसे ग्रे कलर था। तो हमारे सीमेंट के स्ट्रॉ के कलर तय किए गए थे। अभी ऐसा नहीं होगा। अभी आगे चल के अभी हमारी स्ट्रॉ जो है सीमेंट स्ट्रॉ तो ऊपर दिखाए हुए फोटो में है वैसी आएगी। खाली जो लास्ट में कॉटन दिया गया है
जैसे ये दिख रहा है आपको, तो ये लास्ट पे जो कॉटन है उसी के कलर चेंज हो गए। यही ऊपर की फोटो में मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे ऑरेंज, अभी पहले हमारे पूरी स्ट्रॉ का कलर ऑरेंज आता था जो इंडिजिनस कैटल का सीमन था, तो अभी इसमें अभी कॉटन ही ऑरेंज कलर का है। जैसे हमारे बफेलो का ग्रे कलर का स्ट्रॉ आता था सीमेंट का, अभी सीमेंट की स्ट्रॉ ग्रे नहीं आएगी, उसका जो कॉटन आएगा वो ग्रे आएगा। जर्सी में येलो कलर का कॉटन आएगा। तो अभी नए जो अभी सप्लाई होगा आगे चल के आपके पास, अभी पुणे में हमारी तरफ सप्लाई हो गया तो आपके तरफ भी फ्यूचर में आएगा। तो ये फील्ड में थोड़ा दिक्कत हो सकता है कि फार्मर को अभी पता है और नई स्ट्रॉ दिखने में फिर दिक्कत हो जाएगी, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये स्लाइड ऐड किया है। तो ये सबसे एक इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे जो प्रोजेक्ट एरिया में है, तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। थैंक यू सर। कोई इंस्टेड ऑफ स्ट्रॉ कलर जो है वो सिर्फ कॉटन जो रहेंगी, कॉटन सील उसका कलर रहेगा। कलर सेम है, कलर जो पहले के थे वही रहेंगे, लेकिन वो स्ट्रॉ का कलर नहीं रहेगा, सिर्फ कॉटन सील का रहेगा। यस सर। ठीक है, you, समझ ही आया क्या? संभाजी कुछ बोले? संभाजी नहीं है सर। अच्छा, ठीक है। तो अभी जैसे सुहास ने बताया कि हमको सॉर्टेड सीमेंट प्रमोट करना है, ज्यादा से ज्यादा एआई करना है, लोगों में उसका प्रचार करना है, हमारे एआई टेक्नीशियंस में मोटिवेशन लाना है, हमारे एआई टेक्नीशियंस में अच्छे से कंसेप्शन रेट बढ़ना चाहिए, उनके एआई के नंबर्स बढ़ने चाहिए। तो ये सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अच्छे स्लाइड्स बनाए हैं। गुड सुहास। थैंक यू सर। मंगेशम, अगर कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे तो उसका हाँ सेशन। सर, थैंक यू सर। अभी जिन लोगों को कोई क्वेश्चन वगैरह होगा तो वो क्वेश्चन आंसर और चैट में डाल सकते हैं या हैंड रेस करके पूछ सकते हैं, तो हम उनको बोलने के लिए अनुमति देंगे। सवाल था जो क्लियर होना चाहिए। हाँ, आप हैंड रेस कर सकते हैं या चैट में भी डाल सकते हैं आपका क्वेश्चन, तो हम सर से। सर ये जो फोटो है, ठीक सर। हाँ बोलिए। सर अभी देखिए ये दोनों जो सीमेंट स्ट्रॉ है दोनों अम्रपाल बुल की है। तो फील्ड से मुझे आज फार्मर का भी फोन हुआ, मैंने उनको जवाब दिया, लेकिन सारे है टेक्नीशियंस अभी है, सुपरवाइजर है, प्रोजेक्ट लीडर है। तो अभी देखिए दोनों आम्रपाल बुल का ही सीमन है, लेकिन इसमें जो नीचे दिया गया है उसका जो लैक्टेशन सॉरी उसका जो हमारा पेडिग्री है वो 18,859 है, और ऊपर का जो है अभी आम्रपाल का 31 तारीख का, तो उसका है 24,952। तो अभी ये दोनों में जो दिख रहा है तो इसमें बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है। तो फार्मर का भी या फिर हमारे टेक्नीशियंस के भी सवाल आते हैं, तो आप अगर ये क्लियर अच्छे से क्लियर कर दो अच्छा होगा। हाँ यस यस, ये चीज जो है हमने नोटिस की है, उनको बताया है। तो ये कुछ हुआ होगा, मैनुअल मिस्टेक कुछ हुआ है। ठीक है। सर मेरी सचिन जोशी सर से सुबह बात हुई इस चीज के ऊपर। हाँ तो सर का कहना ये है कि अभी हमारा जो बुल का जो कैटल है जिस जहाँ से हम सीमन ले रहे, तो उसका मिल्क इम्प्रूव हुआ है, तो इस वजह से वो फिगर्स चेंज हुए। तो नए जैसे लैक्टेशन वाइज प्रोडक्शन देखो डेट है कैसा, अभी ये एक 20/12/2021 है और 31/1/2023। इसमें क्या होता है कि मदर का जो मिल्क यील्ड है ना, दैट विल आल्सो एज पर द लैक्टेशन जो है, आप लोगों को सभी पता है कि हिफर्स जो फर्स्ट लैक्टेशन में आते हैं तो सेकंड और थर्ड में वो इंक्रीज होता है मिल्क यील्ड जो है। यस सर। आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा फील्ड में। तो अभी आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो भी बुल्स है वो रिसेंट हम क्या करते हैं कि उनका जो है अभी ईटी बॉर्न हमारे पास जो है तो फीमेल्स है, ईटी बॉर्न हमारे पास मेल है। तो ये उनके एज पर लैक्टेशन स्टेज चेंज होते जाता है। तो ये हमको थोड़ा फार्मर को कन्वे करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा।
ठीक है ना? यस सर। सर महेंद्र बागुल जी है, उन्होंने क्वेश्चन किया है कि if any economic comparative of conventional and sorted cement, if male born, how many economical loss, and if female born, how it will more benefited in rupees. हाँ, देखिए इसके अंदर कैसा है कि जैसा हमने बताया कि मेल अगर बॉर्न होता है, तो मेल अगर बॉर्न होता है तो हम लोग ये बता सकते हैं कि मेल को संभालने के लिए 3 महीना उसको दूध देना पड़ेगा। तो पर डे अगर हम उसको 2 लीटर या 3 लीटर भी दूध देते हैं, तो हमारा जो है वो टोटल लीटर्स कितने हो जाएगा 90 डेज का, मल्टीप्लाइड बाय हमारा जो रेट है। तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखेंगे तो 2 से 3 हजार रुपया महीना, और टोटल जो है वो एनिमल का 6 से 7 हजार रुपया वो काफ को संभालने का खर्चा होता है। तो वो खर्चा यहाँ पे बच जाएगा अगर वो फीमेल बॉर्न हो जाएंगे। और उसी के साथ अगर हम जैसा कि फीमेल का कंपैरेटिव बताते हैं, तो फीमेल के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि हमारे पास जो है वो एडिशनल फीमेल बॉर्न होना चालू हो जाएंगी। कहाँ से? 3rd ईयर ऑनवर्ड्स। 3rd ईयर ऑनवर्ड्स क्या होगा कि जो हमारी बच्चियां आज पैदा हुई है, आज 4 बच्चियां सेक्स सॉर्टेड सीमेन से पैदा हो रही है, और वही जो है जिसके पास 4 एनिमल है उसके पास 2 बच्चियां पैदा हो रही। तो इसका मतलब है कि 3 साल के बाद जो है वो मिल्किंग में सिर्फ उसकी 2 बच्चियां आएगी, लेकिन यहाँ पे जो सॉर्टेड सीमेन की वो 4 बच्चियां आएंगी। तो इस प्रकार से जो है तो उसका असेट इंक्रीज हो गया, और साथ ही साथ उसका मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। तो ये हम कंपेरेटिव फार्मर को समझा सकते हैं। ठीक है महेंद्र, ओके, चलिए नेक्स्ट। और महेंद्र, और दूसरी बात एक है कि हमारे पास कुछ अच्छे हमने केस स्टडीज भी बनाए हैं कि इनकम एनालिसिस भी किया है जो कंपेरेटिव। तो वो स्लाइड्स भी मैं आज ये जो लिंक मैं सभी सुपरवाइजर्स को दे देता हूँ, तो वो लोग आप तक पहुंचा देंगे। ठीक है ना? नेक्स्ट है कुछ? आप लोग हैंड भी रेज कर सकते हो, तो हम उनको बोलने की अनुमति देंगे। हमारे विदर्भ से है क्या? कौन लोग है विदर्भ से? जो लोग विदर्भ से है, वो हैंड रेज कर दीजिए तो सर को पता चलेगा। काशीनाथ भालेराव जी हैंड करें। काशीनाथ भालेराव, अमोल चौधरी, हे दोघे दिसतंय सर. शिरीष वानखेडे, रमेश राठोडे. चलिए इसका मतलब है मुझे लगा या तो बहुत अच्छे से समझ गया है या कुछ नहीं समझा। ओके सर. ठीक है, आप लोग बाद में भी संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि मेरा नंबर सभी को पता है, 9226925829। तो आप लोग कांटेक्ट करके भी बात कर सकते हैं जो भी प्रश्न है। हेलो, दशरथ भाई पटेल.
हाँ दशरथ भाई बोलिए, गुजरात से बोल रहे हैं। हाँ बोलिए दशरथ भाई, उनका अनम्यूट करते क्या? हाँ उनको किया है सर। नहीं हाँ म्यूट पे, दशरथ भाई अनम्यूट कीजिए। हाँ, हाँ बोलिए। आवाज आ रही है सर? हाँ जी जी बोलिए दशरथ भाई। सर वो अगर वो दोनों प्रेजेंटेशन हमको शेयर कर सकते हैं तो हमारे मीटिंग होती है तो उसमें भी हम थोड़ा स्टाफ को ये बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, समझा हाँ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे बिल्कुल। बस क्योंकि दोनों प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा बना है और अच्छी तरह से आपने समझाया है तो हमारे दूसरे स्टाफ को भी समझा सकते हैं। यस यस दे देंगे, हम दे देंगे। जी सर। अमोल चौधरी, तुम्हाला काय क्वेश्चन आहे का? अनम्यूट करा तुम्हाला स्वतः. हॅलो. नहीं सर, नाही, ओके ओके ठीक. एक OnePlus म्हणून आहेत ते, तुम्हाला काही क्वेश्चन आहे का? नाव नाही तुम. हॅलो, स्वतःला अनम्यूट करता का? सो मुझे लगता है कि किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, तो थैंक यू सर, शेख सर, आपने जो इतना डीप में जो नॉलेज में जो लोगों को एसओपी के बारे में बताया, सॉर्टेज सीमेंट एसओपी. रमेश राठोड जी मेरा मंगेश, हाँ सर. वागड़े सर है, कंक्लूडिंग रिमार्क्स वागड़े सर देंगे, वागड़े सर को रिक्वेस्ट कर। ओके सर, मैं वागड़े सर से रिक्वेस्ट करता हूँ सर, आप कंक्लूजन कर दीजिए. थँक यू. येस येस, थँक्यू ऑल. अँड सुहास आणि मला वाटतं ह्यांनी पण केलं ना, उन्होंने भी किया. संभाजी मुळे भी थे ना पहले, डॉक्टर शेख. हाँ यस सर, संभाजी या और डॉक्टर शेख और ये सब टीम ने मिलकर बहुत अच्छा एक प्रोग्राम अरेंज किया था, क्योंकि सॉर्टेड सीमेंट अभी बहुत लोगों तक पहुंचने की जरूरत है. और आपको मालूम है कि उसके जो फायदे हैं, तो जो कि थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा लगता है, लेकिन हमारे प्रोग्राम में अभी उसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिल रहे हैं. जैसे अभी महाराष्ट्र में जो फर्स्ट काफ जिन्होंने मिल्किंग में आई थे, उसका 44 लीटर्स का दूध मिला एक दिन में. So that was the first calf born out of semen of buyer. तो ये सब लोगों के पास पहुंचाना है और कम से कम खर्चे में अच्छा दूध उत्पादन कैसे मिले लोगों को और उसका खर्चा कम कैसे हो, ये हमारा मकसद है. इसीलिए नए नए टेक्नोलॉजी जो है, तो इसीलिए हमारा पहला क्या है कि एआई टेक्नीशियन है वो गांव में जाता है, तो उनको ये सब मालूम होना चाहिए कि उसका क्या है, सॉर्टेड सीमेंट क्या है, क्या उसका फायदा होता है, और ये जो अवार्ड्स मिले हैं उसको वो फार्मर ने कैसे उसको देखभाल किया है. और लोगों का विश्वास ऐसा बैठेगा जैसे हम बोले कि कंसेप्शन रेट अच्छा हो सॉर्टेड सीमेंट का, क्योंकि एक तो कॉस्ट ज़्यादा है और उसमें ज़्यादा रिपीट होता है तो फार्मर फिर वापस नहीं आता है हमारे पास. तो ये सब करने के लिए हमारा गाय हिट पे अच्छा होना और एआई का टेक्निक है वो सही होना, ये सब बहुत मायने करता है. इसीलिए एसओपी स्टैंड का एक सेशन लिया था, वो सब गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी की टीम के लिए हमने अरेंज किया था. और उसका उपयोग करके आप सब सुपरवाइजर है, कुछ एआई टेक्नीशियन भी है, तो ये जो इंफॉर्मेशन मिला है उसका यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सॉर्टेड सीमेंट का कैसे यह हो सकता है हमारे एरियाज में, वो देखना है. और मुझे ये लगता है कि आपने जो अभी ज्ञान मिला है और अपने क्या पहले भी है, आपके एरिया में बहुत ऐसे हो गए कि जिन्होंने अच्छा सॉर्टेड सीमेंट का यूज करके अच्छे काफ भी पैदा हुए और मिल्किंग में आए हैं, उसका भी थोड़ा छोटा छोटा डॉक्यूमेंट करके आप शेयर करते हैं फार्मर के साथ. तो हमारा सर्विसेज से डिफरेंट फ्रॉम अदर सोर्स, बिकॉज अदर भी सर्विसेज दे रहे हैं, उसके से डिफरेंस क्या है बायफ का, वो बताना चाहिए फार्मर्स को और ये ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रमोट करना चाहिए. तो ये सब ऑर्गेनाइज किया है पूना के टीम, टेक्निकल टीम, आईटी टीम और हमारे जो टेक्निकल सेशंस थे, वो सबका मैं धन्यवाद देता हूँ. आपको सबको भी धन्यवाद. और उसका यूज करके ये साल में सबसे अच्छा ज़्यादा हम सॉर्टेड सीमेंट का ये कैसे इस्तेमाल करें उसका ध्यान दें. धन्यवाद. थँक यू मंगेश सर.
मंगेश, अश्लेषा मैडम है यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंटेशन सेल से, तो वो थोड़ा बोलना चाहते हैं। हाँ, यस यस, हेलो, अश्लेषा मैम, नहीं यस। डॉक्यूमेंट सेल ऐसा नहीं, नासिक से बात कर रही हूँ, एक्चुअली अरेंज किया था। थैंक यू वेरी मच वागड़े सर एंड शेख सर सो एंड सुहास गावंडे एंड मुले जी। एक्चुअली वेस्ट रीजन का ऐसा अभी टेक्निकल सेशंस अरेंज करना ऐसा डिसाइड किया था, तो ये साल का ये फर्स्ट सेशन था, इसलिए और आप लोग सब पार्टिसिपेट हो गए, थैंक यू टू ऑल 3 CPC सर्स आल्सो, बिकॉज ये हमारी शुरुआत है। वेस्ट रीजन से हमने महाराष्ट्र से होस्ट किया था, तो ऐसे ही अभी टेक्निकल सेशंस हम अरेंज करते रहेंगे। और आपके स्टेट में जैसे लोग जो से संबंधित है, उनको आप जरूर अटेंड करने के लिए वो लिंक भेजना और उनको रिक्वेस्ट करना कि जरूर करिए कि सो दैट कि हमारे लोग टेक्निकली साउंड हो जाएंगे। दिस इज द पर्पज ऑफ दिस वेबिनार एक्चुअली। सो थैंक यू वेरी मच ऑल, थैंक्स। थैंक यू मैडम। शेख सर, गावंडे सर, सुधीर वागड़े सर जी, अश्लेषा मैम, आप सभी का थैंक यू करता हूँ, और जो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स है उनको भी धन्यवाद देता हूँ, और ये वेबिनार यहाँ समाप्त होता है ये घोषित करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू ऑल।